लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्या है? ये जितने भी हमारे नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको हम ग्रो नहीं करते, जिनके हम क्रॉप्स नहीं लगाते, या वो एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में किसी भी खास मकसद के लिए नहीं पालते, वो सारे हमारे पास क्या आते हैं? वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ठीक है, अच्छा, इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में अगर एनिमल्स को देखा जाए तो उनमें गेम स्पीशीज आते हैं, फर बियरिंग वर्टिब्रेट्स जो है वो शामिल है। गेम स्पीशीज क्या होते हैं? वो स्पीशीज होते हैं जिनका अमूमन शिकार किया जाता है या फिर जिनको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हॉर्स रेसिंग में हॉर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? गेम स्पीशीज में आते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जिक्र हुआ है कि वाइल्ड लाइफ हमारे पास क्या है? ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वो एक ऐसा रिसोर्स होता है जो बार बार जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, इसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जो मुख्तलिफ स्टेप्स हम पढ़ते हैं वो क्या है कि सबसे पहले जो हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ है, दे में बी कंजर्व्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की जो रहने की जगह है, जहाँ पे ये रहते हैं, तो वो उनका जो नेचुरल एरिया है रहने का, उसी को कंजर्व किया जाए, उसकी प्रोटेक्शन की जाए, ताकि वहाँ पे हंटिंग ना हो सके। ठीक है, वहाँ पे हंटिंग की बैन होनी चाहिए, शिकारी वहाँ पे नहीं जाने चाहिए, ताकि ऐसे स्पीशीज शिकार ना हो सके, और इस तरह इनको रिस्क ना हो कि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? जो रेयर एनिमल स्पीशीज है उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए हंटिंग से। रेयर स्पीशीज क्या होती है हमारे पास? रेयर एनिमल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है नायाब। रेयर वर्ड जो है, इसकी असल मीनिंग क्या है? नायाब, यानी रेयर एनिमल स्पीशीज हमारे पास वो होती है जिनको मुस्तकबिल करीब में, ठीक है, फ्यूचर में यह खतरा होता है कि मे बी कि इनकी पूरी की पूरी मुकम्मल जो इनकी स्पीशीज है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, रेयर स्पीशीज जिनके बहुत कम मेंबर्स जो है किसी स्पीशीज के पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास रेयर एनिमल स्पीशीज होती है। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन की जाए हंटिंग से, ताकि उनके अगर मुसलसल इनकी हंटिंग हो, इनका शिकार हो, और ये ख़त्म ना हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रेडेटर्स में भी इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम्स में क्या करें? आप प्रेडेटर्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये क्या करते हैं? एक किसी इकोसिस्टम को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? हंटिंग के लिए लेजिस्लेशंस बनाए जाए, रूल्स बनाए जाए, रेगुलेशंस बनाए जाए, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का हुक्म दिया जाए। उसके अलावा क्या है? सेंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स जो है वो तामीर की जाए, वो बनाए जाए, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, ठीक है, उनकी क्या हो, उनको प्रोटेक्शन मिल सके और उनकी ग्रोथ जो है वो सही हो सके। इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती है? इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ यही होती है कि उनको क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो ऐसा ना हो कि कम्प्लीटली इस पूरी दुनिया से, अर्थ से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, पेरिश हो जाए। उनकी तादाद इतनी कम होती है और उनके लिए इतने सारे रिस्क होते हैं एनवायरनमेंट से या बाकी ऑर्गेनिज्म से, उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनको ईजिली क्या कर सकते हैं? इनके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके लिए हम सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क जो है वो लगा सकते हैं। सेंचुरीज़ असल में ये वर्ड आया है किसी सेक्रेड जो है या पाक जगह को, यानी जहाँ पे हर बंदा ना जा सके। ठीक है, जहाँ पे शिकारी ना जा सके, जहाँ पे हर किस्म का जो है वो बंदा ना जा सके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड पर्सन जो है वहाँ तक रसाई उनकी हो, और इन एनिमल्स को कोई खतरा ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो रेंज क्या है? रेंज असल में क्या है? ग्रास लैंड होता है। ठीक है, एंड इट इज़ द ग्रास लैंड विच इज़ मेंट फॉर ग्रेजिंग। ग्रास लैंड जहाँ पे ग्रास हो और वो एरिया ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल हो, नेचुरल मीडो हो, चरागाह हो, जहाँ पे नेचुरली एनिमल्स आके घास खा सके, चर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रेंज जो है इट प्रोवाइड्स नेचुरल पॉस्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी जो है इंसान जो है उसकी एक्टिविटी वो ये एरिया भी इससे बची हुई नहीं है, बल्कि मैन हैज़ आल्सो कन्वर्टेड ग्रास लैंड्स टू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है,
एक तो ओवर ग्रेजिंग अगर हो इन एरियाज में, तो इन एरियाज को खतरा होता है कि ऐसा ना हो इनकी इनकी जो ग्रास है वो ख़त्म हो जाए और ये जो है इनकी फर्टिलिटी कम हो जाए और ये इलाका जो है वो बंजर हो जाए, मज़ीद जो है वो एनिमल्स के लिए खुराक जो है वो प्रोवाइड ना कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इंसान जो है वो क्या करते हैं, वो ऐसे एरियाज़ को अपने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो इनको क्लियर करके यहाँ पे मुख्तलिफ जैसे प्ले ग्राउंड्स वगैरह हो गए वो बना सकते हैं, या इसके अलावा इनको अपने क्रॉप लैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जो नेचुरल मीडोज है, ये जो नेचुरल ग्रेजिंग लैंड्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। सही है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होने चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए कि जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रासेस है दैट शुड बी रेगुलेटेड। ठीक है। और इस लेवल तक रेगुलेटेड हो, यानी ग्रासेस इस रेट तक हटाए जाए, वहाँ पे ग्रेजिंग इस हद तक हो कि वो एरिया नेचुरली अपने आप को रिबिल्ड कर सके, अपने आप को रिस्टोर कर सके। ठीक है। यानी ग्रेजिंग की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेजिंग, वही बात हुई है कि वो क्या हो, रेगुलेट हो, और उसकी रेगुलेशन किस तरह हो, यानी ग्रेजिंग ईयर मुकर्रर किए जाना चाहिए। किसी एक साल में वहाँ पे ग्रेजिंग हो, वहाँ पे जानवर जा सके, वहाँ पे वो खुराक जो है घास जो है वो उसका एज फूड इस्तेमाल कर सकें। फिर क्या हो, एक साल के लिए वक्फा दे उस एरिया को, ताकि वो एरिया अपने आप को रिस्टोर कर सके। वहाँ पे उसकी जगह पे जो ग्रासेस कम हो गई है वो न्यू ग्रासेस जो है वो उग सके। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, पैलेटेबल ग्रासेस जो है उसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। पैलेटेबल ग्रासेस ऐसे ग्रासेस जो किसी भी इन्वायरमेंट में आपने आपको जो है एडजस्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो अगर इन एरियाज़ में ऐसे ग्रासेस वो ग्रो किए जाए जो पैलेटेबल हो, जिनमें जो सबसे ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा क्या है, फायर, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड जो है उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि अनवांटेड स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो ना कर सके, यानी ग्रासेस के अलावा जो बाकी स्पीशीज़ है वो ग्रो ना हो। क्योंकि अगर बाकी स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो होंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा ग्रासेस और उन स्पीशीज़ के बीच में इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करने के लिए, जो वहाँ पे सॉइल है उनके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए। और अगर न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन होगा तो क्या होगा, ग्रासेस के लिए न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएंगे और इस तरह ग्रासेस जो है उनकी हेल्थ सही नहीं रहेगी और वहाँ पे ग्रासेस सही एस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है एप्लीकेशंस में फिशरी मैनेजमेंट। अच्छा, फिशरी क्या है, वो एरिया है जहाँ पे हम फिश ग्रो करते हैं, उसको फिशरी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्वा कल्चर। ठीक है। यानी एक्वा कल्चर टेक्निक भी इसको बोलते हैं, जहाँ पानी में जो जिस तरह एग्रीकल्चर है, ज़मीन में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। एक्वा कल्चर में क्या है, किसी पॉन्ड में, किसी स्ट्रीम में, किसी झील में, लेक में, ठीक है, वहाँ पे अगर हम इन फिशेस को, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करें तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हम क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में हमारे पास क्या आते हैं, फिश हो गए, क्रेब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, जिनको फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर हम इनको ग्रो करें इसको एक्वा कल्चर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अमूमन हमारे पास जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे लॉन्ग चेन क्या होते हैं, फूड चेन्स पाए जाते हैं, लॉन्ग फूड चेन्स होते हैं। और लॉन्ग फूड चेन में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरता है। लॉन्ग फूड चेन में क्या होते हैं, फूड चेन क्या होता है, आप सबको पता है ना कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उसके में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है। तो ये सारे इन स्टेजेस के थ्रू अगर कोई प्रोड्यूसर जो है वो गुजरे और लास्ट कैटेगरी तक पहुंचे, तो आप सबको पता है कि लास्ट कैटेगरी तक जो चीज़ जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वहाँ पे उनकी मकदार क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है। तो लॉन्ग फूड चेन्स का क्या होता है, ये मसला होता है कि लास्ट कैटेगरी तक अगर कोई फूड जो है या न्यूट्रिएंट जो है वो जाते हैं तो उनकी मकदार कम हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे पॉन्ड्स जो है वो मैनेज करें, ऐसे पॉन्ड्स बनाए जिनमें शॉर्टर फूड चेन्स पाए जाए। शॉर्टर फूड चेन्स क्या करते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, उनका फ़ायदा यह है
कि जो लास्ट वन कैटेगरी होती है उन तक भी काफ़ी मकदार में न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक्वा कल्चर में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है उनका इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि इन फिश के लिए, इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हर टाइम उस पॉन्ड के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, जो एक प्रैक्टिस की गई है कि सीवेज वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है फिश कल्चरिंग में। सीवेज वाटर क्या होता है, नकास का पानी, आम जो घरों का पानी होता है, जो जिनमें डोमेस्टिक वेस्ट भी शामिल होता है, वो क्या होता है, वो सीवेज वाटर कहलाता है, ठीक है। तो वो वाटर अगर इस्तेमाल किया जाए, वो वाटर सबसे बेस्ट होता है एक्वा कल्चर में या फिश कल्चरिंग में, क्योंकि उस वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं और वो फिश की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, पॉन्ड साइज है या पॉन्ड की जो डेप्थ है, या फिर इसके अलावा जो कोई स्पीशीज़ फिश की है या क्रेब्स प्रॉन्स की है जिनको हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन रेट क्या है और स्पीशीज़ की कंपोजिशन क्या है, ये सारा बहुत मैटर करता है और इसको रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद लास्ट वन क्या है कि किसी पॉन्ड का पानी जो है वो पीरियडिकली आप ड्रेन करें, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप वाटर ड्रेन करेंगे, जो वाटर होता है, पहले से जो वाटर होता है उसमें फिशेस और बाकी आप सबको पता है ना, लिविंग थिंग्स है और वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। उनके जिस्म के अंदर फाजिल मादे बनते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, वो उसको एक्सक्रीट करते हैं और उनका एक्सक्रीटरी मैटर उस वाटर में शामिल हो जाता है। तो इस किस्म का जो वाटर होता है वो अनवांटेड हो जाता है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मकदार कम हो जाती है। अब इस पानी को अगर इसको ड्रेन किया जाए और इसकी जगह फ्रेश वाटर किसी पॉन्ड में शामिल किया जाए, तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और वो फिश की ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। इकोलॉजी की हमने स्टार्टिंग की है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डिफिनीशन पढ़े हैं, ब्रांचेस पढ़े हैं और इनकी एप्लीकेशंस पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंसेस बताती हूँ कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पेपर टेक्स्ट बुक है बॉटनी का, पेपर डी का, ठीक है। तनवीर अहमद मलिक इसके राइटर है, कारवान सीरीज़ की बुक है, वो आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मुख्तलिफ इंटरनेट के लिंक्स और वेबसाइट्स जो बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर।